हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th संस्कृत का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए बताएंगे। तो आप लोग कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। दोस्तों, अगर ये 5-6 मिनट का वीडियो अगर अंत तक आप देख लेते हो तो ये सारा प्रश्न आपको याद हो जाएगा। आपके बोर्ड के लिए ये सारा प्रश्न है, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को देखकर पूरा प्रश्न को याद कर लेना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, सबसे पहले चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो देखिए। आपका पहला नंबर क्वेश्चन है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो आप बताइए कि पटना का जो वो इतिहास वो कितना वर्ष पुराना है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 2500 वर्ष पुराना है। पटना के इस इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कुटिनीतम काव्य के कवि कौन है। कुटिनीतम काव्य के कवि कौन है। तो कुटिनीतम काव्य के कवि कौन है। तो दामोदर गुप्त। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर गुप्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों 3 नंबर की अलस कथा के रचयिता कौन है। तो अलस कथा जो कि 4 अलसियों के बारे में वर्णन किया गया है, ये संस्कृत का जो व्युत्पन्न है उसी का मतलब कि ये कहानी है अलस कथा। ठीक है, अलस कथा एक कहानी है जिसका रचयिता विद्यापति ऑप्शन नंबर बी में होगा। ठीक है, विद्यापति उसके रचयिता है। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न आप देखिए। अगला प्रश्न आपका है यहाँ पर मिलेगा 4 नंबर। आपका दोस्तों 4 नंबर प्रश्न यहाँ पर मिला है कि अलस कथा में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। कितने लोग नहीं भागे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कितने लोग नहीं भागे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कि अलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। तो मैं आपको बता दूं कि अलस कथा जो कि विद्यापति द्वारा लिखित गई है, इसमें 4 आलसी के बारे में वर्णन किया गया है। जब 4 आलसी आपस में अलसशाला में वार्तालाप यानी कि बातें कर रहे थे तो उस समय उनके घर में आग लगा दी गई, ताकि वो आग लगने के कारण देख आग को वो भाग जाएंगे वहाँ से आलसी लोग। लेकिन वहाँ से आलसी लोग नहीं भाग पाए और बाकी जो आलसी लोग थे वो भाग गए। लेकिन वहाँ पर 4 ऐसे आलसी थे जो कि भाग नहीं पाए, वो आपस में बातें ही कर रहे थे। ठीक है, तो कितने लोग नहीं भागे। तो 4 लोग। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 5वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। तो महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। तो मैत्री ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैत्री। ठीक है, मैत्री का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 6 नंबर कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। तो वर्तमान काल का पूछ रहा है, तो वर्तमान काल का तो मिथिलेश कुमारी मिश्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी याद रखना। 7वां नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। तो प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है। तो छात्र या फिर ब्रह्मचारी या फिर धनुर्धारी या फिर अंतवासी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मचारी। प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, याद रखना। ये क्वेश्चन सभी आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों आप सारे प्रश्नों को याद कर लेना। ठीक है, अगर आप लोग सारे प्रश्नों को याद कर लेते हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि ये सभी प्रश्न याद हो गया है। ठीक है, क्योंकि अगर एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो ये क्वेश्चन आपको दोबारा मतलब कि कहीं से भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखो और क्वेश्चन को पढ़ो और एक बार समझो और देखो कि किसका कौन आंसर होगा। उसके बाद से आप जो भी मॉडल पेपर जो भी खरीदे होगा, गेस पेपर आप लोग खरीदे होंगे, तो वहाँ से आप देखना कि इसका आंसर वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तब आपको यकीन होगा कि हाँ ये कितना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ये सारे प्रश्न आपके गेस पेपर में होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न 8 नंबर में हम आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर 8 नंबर आपको 8वां नंबर प्रश्न बता रहे हैं। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार हैं। जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं, मतलब कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं। 3 संस्कार होते हैं। तो 3 संस्कार होते हैं, तो आपका ऑप्शन में 3 नहीं दिया है, लेकिन आपका जो ऑप्शन नंबर डी है त्रय दिया है। तो त्रय का मतलब क्या होता है, 3 होता है, और एका का मतलब 1 होता है, पंच का मतलब 5 होता है, षष्ठ का मतलब 6 होता है। तो यहाँ पर त्रय यानी कि ऑप्शन नंबर डी में 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक कैसा था। शिक्षक कैसा था। तो शिक्षक कैसा था, तो ये आपको बताना है कि शिक्षक कैसा था। अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा, क्योंकि शिक्षक नवीन दृष्टि संपन्न था। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप लोग अगर
मतलब कहानी का जो चैप्टर है वो अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग चिंता मत करना, आपके लिए मैं आप सभी कहानी के साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दूंगा, ठीक है, सभी कहानी के साथ। 10वां नंबर प्रश्न कि भीखंटोला गांव देखने के लिए कौन आया था। तो एक चैप्टर है जिसमें भीखंटोला यानी कि दुर्गम क्षेत्र भीखंटोला के गांव का एक लड़का था जिसके बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। तो वही नाम यहाँ पर दिया है कि भीखंटोला गांव देखने कौन आया था। तो एक शिक्षक आए थे। क्या आए थे? तो एक शिक्षक आए थे। तो यहाँ पर इसका आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, शिक्षक आए थे, ठीक है, याद रखना। अब अगला प्रश्न आपको बताएंगे हम 11 नंबर में, ठीक है। 11 नंबर यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों, आप ध्यान से 11 नंबर प्रश्न को देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है स्वामी दयानंद के बारे में पूछ दिया है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। तो स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। कभी कभी आपके बोर्ड में पूछता है कि स्वामी दयानंद ने समाज सुधार के लिए क्या क्या किए। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद के बारे में वर्णन करें या फिर स्वामी दयानंद के दिए गए तर्कों पर विचार करें। स्वामी दयानंद ने समाज सुधार के लिए क्या किया, अपनाया। ये सभी क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछा जाता है। और ये अगर आप लोग इस कहानी को पढ़ लेते हो तो मात्र आपको 50 पैराग्राफ यानी कि 50 या 60 शब्दों मतलब कि सेंटेंस में मिलेगा। अगर उस कहानी को आप पढ़ लेते हो ना तो एक ही कहानी पर आपको 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। अगर वही क्वेश्चन आप मतलब कि अगर चैप्टर पढ़ लेते हो तो आप वहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछे आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हो, क्योंकि छोटा छोटा कहानी है और बहुत ही सुंदर सुंदर कहानी है। अगर पढ़ लेते हो तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगर बुक का नेम नहीं पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 12 नंबर। नहीं दोस्तों, 11 नंबर का भी आंसर मैं आपको नहीं बताया कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पर सिंपली स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में टंकरा नामक गांव में हुआ था। एक स्वामी दयानंद का टंकरा नामक गांव में हुआ था। किसका? टंकरा नामक गांव में, ठीक है। एक गांव का नाम था टंकरा जहाँ पर स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है यहाँ पर 12 नंबर कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। तो याद रखना स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था, ठीक है, जो कि स्वामी दयानंद के माता पिता भगवान शिव के मतलब कि भक्त थे, ठीक है, याद रखना। उनके माता पिता स्वामी दयानंद के माता पिता शिव के भक्त थे, ठीक है। कभी कभी आपके बोर्ड में पूछता है कि बताइए कि स्वामी दयानंद के माता पिता किसके भक्त थे। तो शिव जी यानी कि शंकर जी का, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर जिसका नाम है स्वामी दयानंद का बचपन नाम क्या हो जाएगा? मूल शंकर, ठीक है, मूल शंकर, ठीक है, याद रखना। आप लोग ध्यान से इस प्रश्नों को याद कर लेना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछे आप निचोड़ कर बता देना, ठीक है। अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, अगर कहानी नहीं पढ़े होंगे तब भी आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको सारे चैप्टर से मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दूंगा। और फाइनली मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आप लोग क्या करना है। 10th क्लास का एक फ्यूसम मिलता है, फ्यूसम में 26 रुपये का उसका मतलब कि मूल्य पड़ेगा उसका कितना? 26 रुपये। अगर 26 रुपये का खरीद लेते हो तो मात्र आपको 5 या 6 दिन लगेगा। अगर आप उस कहानी को पढ़ लेते हो तो दोबारा वो मतलब कि किताब छूने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। बस आप मॉडल पेपर या फिर कोई भी मतलब ऐसा ऑब्जेक्टिव वाला बुक उठाना और वहाँ से आप लोग देखना शुरू कर देना कि क्या हम कहानी पढ़े हैं, उस कहानी से कुछ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम भी कहानी पढ़े हैं पूरा अच्छी तरह से, तभी हमको मालूम है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहना और ऐसे ही हर सब्जेक्ट के बारे में जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो हम अगला नंबर क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि बाघ कहाँ बैठा हुआ था। तो बाघ कहाँ बैठा हुआ था, ठीक है। प्रतीक पाठ एक पाठ है जिसका रचयिता नारायण पंडित है, ठीक है। तो बाघ और एक सोने का कंगन और एक प्रतीक यानी कि व्यक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। बाघ, सोने का कंगन और व्यक्ति के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखना, अगर मतलब कोई स्टूडेंट इस कहानी को नहीं पढ़ा होगा तो फटाक से जंगल में मार देगा, क्योंकि बाघ हमेशा जंगल में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाघ कहाँ बैठा हुआ था। तो आप तो कहानी नहीं पढ़े होगे तो आप बता दोगे कि जंगल में बाघ रहता था, क्योंकि बाघ तो जंगल में ही रहते हैं। लेकिन जो कहानी पढ़ा होगा वही बताएगा कि बाघ तालाब के किनारे बैठा था, क्योंकि बाघ तालाब के किनारे बैठा सोने के कंगन को लेकर बोल रहा था कि हे पति को, इस सोने का कंगन को ले लो, मैं बूढ़ा बाघ इस सोने का कंगन के
क्या करूँगा, ठीक है, यही मतलब बात बोल रहा था। तो किसके किनारे, तो तालाब के किनारे। आप लोग याद रखना, मैं आपको पूरा कहानी का निचोड़ बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। आप जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप बुक लेकर करना, ठीक है। आपको पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न संस्कृत का याद हो जाएगा, क्योंकि कितने स्टूडेंट क्या करते हैं, बोलते हैं कि संस्कृत बहुत ज़्यादा भारी है, संस्कृत समझ में नहीं आता है। अगर आप लोग पढ़ोगे तो ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर मैं आपको 14 नंबर में बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि बाघ के हाथ में क्या था। अब बताइए, मैं आपको अभी बेसिक में बताया था कि बाघ तालाब के किनारे एक सोने का कंगन को लेकर बोल रहा था कि हे पति को इस सोने का कंगन को ले लो। तो अब बताइए कि अगर आप लोग कहानी पढ़ोगे तो आपको ज़रूर मालूम चलेगा कि बाघ अपने हाथ में सोने का कंगन ले रहा था। तो यही क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड में पूछ दिया तो आप कैसे जवाब दोगे। अगर आप लोग बुक पढ़े होंगे तभी आप जवाब दे पाएंगे, नहीं तो ऐसे नहीं दे पाएंगे। ऐसे कब दोगे, जब हमारे साथ जुड़े रहिएगा तभी दे पाओगे, क्योंकि मैं आपको हर सब्जेक्ट का मतलब बता दूंगा निचोड़ की कहाँ कहाँ से कैसे ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड में आते हैं, क्योंकि मैं 11th और 12th मतलब निकाल चुका हूँ और काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ मैं अपना मैट्रिक और 11th यानी कि 12th पास कर चुका हूँ, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप हमारे बताए हुए ट्रिक के साथ आप बनाइएगा तो आप कम भी पढ़े होंगे तब भी आपका मतलब कि 400 प्लस यानी कि 80% आ सकता है, ठीक है। बस आप लोग हमारे चैनल पर बने रहना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 16 नंबर कि ब्राह्मण के वेश में कर्ण के समीप कौन जाता है। ब्राह्मण के वेश में कर्ण के समीप कौन जाता है, तो उसके समीप कौन जाता है, तो इंद्र जाता है, ठीक है। इंद्र याद रखना, ठीक है। और 16वां नंबर प्रश्न है कि कर्ण ब्रह्मचारी वेशधारी इंद्र को पहले क्या देना चाहता है, पहले क्या देना चाहता है। हजार गायें कि हजार हाथी या कि कवच और कुंडल या फिर अपर्याप्त सोना। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर इस क्वेश्चन को मतलब ध्यान से अगर नहीं पढ़े होंगे तभी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा हजार गाय। क्योंकि इंद्र ने कर्ण को गाय ही नहीं बल्कि हजारों हाथियों का समूह भी दिया था, कवच कुंडल भी दिया था, सब दिया था, लेकिन सबसे पहले क्या दिया था, तो हजार गायें, ठीक है। ये इसलिए आप लोग मैं कहता हूँ कि आप लोग अगर कहानी पढ़ोगे तो आपको सब ऑब्जेक्टिव मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे और जो मैं आपको बात बताया कि अगर आप लोग बुक पढ़ते हो, बुक का कहानी पढ़ते हो तो आपका सब ऑब्जेक्टिव निकल जाएगा। अगर ये बात अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और इस चैनल पर बने रहना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना दोस्तों।